नमस्कार, आप देख रहे हैं AR के न्यूज और मैं हूं आपके साथ धनश्री। आइए बढ़ते हैं आज के कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। भोपाल डिक्लेरेशन बैठक पर बोले दिग्विजय सिंह। इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी ने SC/ST को पेट्रोल पंप एजेंसी दी, खेती के पट्टे दिए। अर्जुन सिंह के कार्यकाल में जमीनें दी गईं, पट्टे मिले। समय आ गया है, जेनजी का विचार क्या है और वो क्या चाहते हैं, उनसे चर्चा होनी चाहिए। 2002 के डिक्लेरेशन के बाद भोपाल डिक्लेरेशन 2 पर काम करना है। 13 जनवरी 2027 को भोपाल 2 डिक्लेरेशन होगा। सभी इस दौरान सुझाव लिए जाएंगे। भारतीय संविधान और लोकतंत्र को खतरा है। लोगों में सोच है कि क्या हमारा संविधान बचेगा। सज्जन वर्मा ने कहा कि अधिकारी कर्मचारी डिक्लेरेशन को पूरा नहीं होने दिया। सज्जन वर्मा के बयान पर लेकर बोले दिग्विजय सिंह, हमें समय कम मिला, जमीनों पर दबंगों का कब्जा था, ST और SC को उसे छीनकर पट्टे बांधे थे, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। भोपाल डिक्लेरेशन को दलित एजेंडा नाम दिया गया। वो दलित एजेंडा नहीं था, वो भोपाल डिक्लेरेशन था जिसमें कि अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों उसमें शामिल थे और उसमें बहुत सारे ऐसे विषय थे जिसका मूल उद्देश्य ये था कि 2002 में अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे जो लिख पढ़ के नौकरी लायक हो गए थे, सारा बैकलॉग भरने के बाद भी अनुसूचित जाति जनजाति में शिक्षित बेरोजगारों में कमी नहीं आ पाई। इस बात को लेकर हम लोगों ने सप्लाई डाइवर्सिटी और अफर्मेटिव एक्शन, जो कि एक इंटरनेशनल पॉलिसी मानी जाती है कि कैसे इमरजेंसी के समय 72-77 के बीच में इंदिरा जी ने अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को पेट्रोल पंप, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कुकिंग गैस की एजेंसीज दी, जिसकी वजह से उनको रोजगार मिला। शासकीय दुकानें बना के दी, खेती के लिए पट्टे दिए। उसी प्रकार मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह जी के समय भी अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को जमीनें भी मिली, आवासहीनों को झुग्गी झोपड़ी के पट्टे भी मिले और एक बत्ती कनेक्शन भी दिए गए। 2002 के भोपाल डिक्लेरेशन को पूरे देश में देखा गया, समझा गया और उसी के आधार पर अलग अलग राज्यों ने अपना डिक्लेरेशन, बेंगलोर दिल्ली डिक्लेरेशन आदि लागू किया। आज जैसा कि बताया गया, अब समय आ गया है कि जेन जी का मतलब है जो 2000 के बाद लोग पैदा हुए और आज 14 से 18 साल के बीच में हैं, उन लोगों को का विचार क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनसे भी चर्चा करने की आवश्यकता है। डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने और हमारे अनुसूचित जाति के परिया जी ने भी कहा है कि SC/ST के लोगों की भी यूथ पॉलिसी बनना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में कैसे इन लोगों को एक विशेष तौर पर प्रयास देना चाहिए। शासकीय खरीद में शासकीय खरीद हजारों करोड़ की होती है, उसमें कैसे इनको आरक्षण हम लोगों ने दिया था। 2002 से 2003 के बीच में 1.5 साल के अंदर लगभग 150 करोड़ का सरकारी खरीद अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों से हुई थी। इसी प्रकार हमने डिप्लोमा होल्डर्स, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के और डिग्री होल्डर्स, उनको बिना टेंडर के भी हमने कॉन्ट्रैक्ट देना शुरू कर दिए थे, जिसकी काफ़ी लोग इसमें शामिल हुए। अब ये समय आ गया कि हमें 2002 के डिक्लेरेशन के बाद भोपाल डिक्लेरेशन 2 को ड्राफ्ट करना है। तो ये हमारा एक मध्य प्रदेश चैप्टर हम लोगों ने उसका ड्राफ्ट तैयार किया है। आज उसमें विस्तार से चर्चा हुई है और इस जो एजेंडा हम लोगों ने बनाया है उसको कल लगभग 500-600 लोगों के बीच में उनको उसकी चर्चा होगी और सुझाव लिए जाएंगे और ये निरंतर वर्ष भर चलता रहेगा। और 13 जनवरी 2027 को हमारा भोपाल डिक्लेरेशन 2 का डिक्लेरेशन होगा और उसके बीच में जिला स्तर तक हम लोगों से राय मशवरा लेंगे। अलग अलग राज्यों के
से लोगों से सुझाव लेंगे और उसको इसमें शामिल किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा है और मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा है, बहुजन इंटेलेक्चुअल्स का एक ग्रुप है, नौजवान लोग हैं, सुशिक्षित है, नॉन पॉलिटिकल ग्रुप है। उनसे मेरी चर्चा हुई, मुझे 2-3 बार उन्होंने बुलाया भी, और जिस प्रकार से आज भारतीय संविधान और भारतीय लोकतंत्र पर खतरा है उस पर चर्चा चालू है। लोगों में एक नाराज़ी है, लोगों में एक सोच है, क्या हमारा लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा, क्या भारतीय संविधान का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इन सब बातों पर चर्चा में हम लोगों ने भाग लिया, प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। उसी को साथ लेकर हम लोगों ने इस मामले में ये भोपाल डिक्लेरेशन 2 मध्य प्रदेश चैप्टर की शुरुआत की है और 13 जनवरी 2027 को भोपाल डिक्लेरेशन 2 नेशनल लेवल पर हम लोग प्रोग्राम करेंगे। आदरणीय साथियों, मैं आप सबसे यही अनुरोध करूंगा कि कल आप सब लोग पधारिए। समन्वय भवन में सुबह 11 बजे से हम लोगों की मीटिंग है, जिसमें ये सर्कुलेट किया जाएगा। जो हमारा प्रस्ताव है उस पर चर्चा होगी, विचार विमर्श होगा और उसके आधार पर हम लोग फाइनल डॉक्यूमेंट भी कल शाम तक तैयार करके नेक्स्ट डे आप सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय साथियों, आप सब लोगों ने यहाँ पधार कर यहाँ हमें सहयोग किया, उसका हम आभारी हैं। सामान्य तौर पर प्रेस जब आती है तो मुद्दों से हटकर भी दूसरे प्रश्न पूछती है, इसलिए उससे मैं बचूंगा अभी। उसके बारे में हम लोग अलग से बात कर लेंगे, लेकिन फिलहाल आज का एजेंडा भोपाल डिक्लेरेशन 2 है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सज्जन वर्मा जी ने जो कहा कि वो अच्छी सोच के साथ बनाया गया था, लेकिन अधिकारियों ने लागू नहीं, ठीक ढंग से लागू नहीं होने दिया था, क्योंकि आपकी सरकार में भी अधिकारी तंत्र बहुत हावी था। ऐसा उनका विचार जरूर हो सकता है। समय कम मिला, 1.5 साल में किसी भी पॉलिसी को लागू करना आसान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी 3.5 लाख लोगों को पट्टे बांटे गए। 150 करोड़ के खरीद, सरकारी खरीद अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों से हुई। लगभग हजारों बेरोजगार अनुसूचित जाति जनजाति की डिप्लोमा होल्डर और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को ठेके मिले। इसके अलावा और भी कई विषय थे उसके अंतर्गत जिसमें लाभ मिला। हाँ, उस समय बात ये थी कि लैंड अलॉटमेंट के अंदर हुआ ये था कि सरकारी जमीनों पर बड़े बड़े दबंगों का कब्जा था। उन दबंगों को हटाकर अनुसूचित जाति जनजाति के भूमिहीन लोगों को हम लोगों ने पट्टे बांटे थे। उसकी वजह से हम लोगों को राजनीतिक तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन ये हमेशा से ज़मीन का मसला जो है बड़ा सेंसिटिव इशू रहता है और इसलिए हमें उसकी भी जानकारी अपने मन में रखना चाहिए। लेकिन मूल बात यह है कि आज यदि इकोनॉमिक सर्वे सेंसस जो हो रही है उसमें कास्ट बेस्ड सेंसस हो रही है, उसमें सोशो इकोनॉमिक लेवल्स का भी यदि आकलन करें, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इकोनॉमी की हालत ठीक नहीं है, लोग बाग परेशान हैं। आज इस गरीबी की हालत में, महंगाई की हालत में सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सा वर्ग है? अनुसूचित जाति और जनजाति। इन वर्गों पर हमें विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है, इसलिए हम लोगों ने यह चर्चा की है। और सभी हमने कल भी, आज भी बुलाया था हमारे आदिवासी इनके भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्मण मरकाम जी, हमने उनको भी इनवाइट किया था कि आप भी आइए। और कल हमने सारे भाजपा के विधायकों को इनवाइट किया कि आप भी आइए, सुझाव दीजिए, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी का ये कोई प्रयास नहीं है, ये दलित इंटेलेक्चुअल्स का सुझाव था और जो उन्होंने मुझे अप्रोच किया तो मैंने उसमें सहमति दी और उसको मैं सहयोग कर रहा हूँ। लेकिन ये कोई अभी किसी पार्टी विशेष का कार्यक्रम नहीं है,
ये सिविल सोसाइटी में जैसे अब ये इनमें से केवल हम लोगों को छोड़ के कोई सरकारी नौकरी में नहीं है, और सभी हमारे बाहर से भी लोग आए हुए हैं। तो ये सब लोग हैं जिसकी वजह से हम लोगों ने दलित इंटेलेक्चुअल्स के सुझाव पर मैंने इसको स्वीकार किया है, और आप लोगों का सहयोग और समर्थन की अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी, आपने कहा बीजेपी के लोगों को भी अप्रोच किया गया, इसमें तो कुछ रिस्पांस मिला, नहीं मिला, क्या हुआ? मिलता तो मैं क्यों कहता। 3.5 लाख पट्टों की बात आप कर रहे हैं, बहुत लंबी चर्चा हुई है, क्या निकल के आया? कोई सर्वे हुआ है कि आज जमीन पे क्या स्थिति, क्योंकि आप ही बता रहे थे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सरकार हमारी जाने के बाद कईयों के पट्टे कैंसिल हुए, कईयों को पट्टा है, कब्जा नहीं है, दबंगों ने उनको हटा दिया है। ऐसी कई शिकायतें आती, लेकिन हर सरकार की नियत परिलक्षित करती है उसका सोच, उसका विचार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 2003 से लेकर आज तक रही है, केवल 15 महीने छोड़ दीजिए, उन 15 महीनों के अंदर कमलनाथ जी ने जिन लोगों के पास पट्टे है और कब्जा नहीं, उसको अभियान शुरू कर दिया था उनको कब्जा दिलाने के लिए, लेकिन सरकार हमारी नहीं चल पाई। लेकिन आज हम लोग इस दावे के साथ कह सकते हैं कि आज भी हजारों ऐसे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं जो पट्टा लेके घूम रहे हैं, कब्जा नहीं मिल पा रहा है। वन अधिकार अधिनियम में जिनको अधिकार मिलना चाहिए था, पट्टे मिलना चाहिए था, पट्टे उनको नहीं मिल पाए हैं। ऐसी कई शिकायतें आती हैं, उसको हम लोग इस समय पे चर्चा करेंगे। सर, आपने कहा हित की बात करी आदिवासियों के एससी, आपकी कांग्रेस पार्टी में राजा नरेश चंद्र को छोड़कर कोई भी एसटी से मुख्यमंत्री नहीं था। एससी नहीं, राजा नरेश चंद्र एसटी के थे। हाँ जी, और केवल 13 दिन के लिए कांग्रेस पार्टी और अजीत जोगी जी को तो बनाया था ना जी, बनाया है। तो क्या आप कहेंगे कि अब की बार यदि आपकी सरकार बनती सुधार स्वयं से, तो मुख्यमंत्री आदिवासी या एससी? बात यही है, अनुसूचित जाति जनजाति का मुख्यमंत्री बनता है तो मुझे प्रसन्नता होगी। धन्यवाद जी। सवाल ये था कि आपने कहा कि शेड्यूल कास्ट पर जानवरों से ज्यादा अत्याचार किया जा रहा है, कौन सा वर्ग कर रहा है और कैसे सुधार होगा? देखिए, पहली बात तो ये है, संविधान में एक आदमी एक वोट एक कीमत का सिद्धांत है। उस संविधान को ही वो खत्म कर रहे हैं, संविधान को जला रहे हैं, संविधान निर्माता को गालियां दे रहे हैं। ये बीजेपी आरएसएस के लोग हैं। तो जब संविधान ही नहीं रहेगा, तो संविधान नहीं था तब इन लोगों को कहा जाता था साक्षात पशु पुच्छ विसारहीना। तो वो जानवर जैसी पोजीशन बनाने के ऊपर तुले हुए आरएसएस बीजेपी के लोग। आज की तारीख में खेतों में काम करना, खेतों में जाना, रोडों पर चलना, ऑफिसों में जाना मुश्किल कर दिया। तो इसलिए मेरा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इन वर्गों को पूरी तरह से जमीन से बेदखल कर रही है, अत्याचार जानवरों से बदतर कर रही है, और लोगों के साथ इतना। अब थाने में आप जाइए, थाने में शेड्यूल टाइप का आदमी अगर चला गया तो बीजेपी का थानेदार पे पहले थानेदार हुआ करते थे, नहीं, अब थानेदार नहीं है। बीजेपी के असामाजिक तत्व जैसे लोग हैं, जाति की गाली देते हैं। पढ़े लिखे लोगों को अगर आप जाति की गाली देंगे तो जानवर तो हो गया। ये मैंने कहा था। सर, एक सवाल, आपने जेनजी की बात कही, बीजेपी सरकार ने जब अपना रिपोर्ट कार्ड दिया तो 2 विभागों ने बताया कि हम कितने सारे आदिवासी बच्चों को विदेश भेज रहे हैं पढ़ाने के लिए, नौकरी के एक्सप्लोर के लिए, तो वो विदेश भेज रहे हैं। तो अब ऐसे मतलब वो क्या विदेश भेज रहे हैं, उसमें कुछ उनको नौकरी मिल रही है? कितने लोगों को भेजा? कोई आंकड़ा नहीं दिया उन्होंने। तो फिर क्या मतलब हुआ? नीति बना दी, नियत नहीं है। सर, बैकलॉग की आप बात करें, 2002 में बैकलॉग आपने खत्म करके नौकरियां दी थी, लेकिन अभी फिलहाल बैकलॉग जो है 1.5 लाख। यही तो हमारी शिकायत है। शिकायत है भारतीय जनता पार्टी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर रही है। अतिथि शिक्षक चले आ रहे हैं। अब अतिथि शिक्षक की न तो उसकी टीचर्स ट्रेनिंग होता है, ना कुछ होता है, तो क्वालिटी ऑफ टीचर्स गिरती चली जा रही है। इसलिए हम चाहेंगे कि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण जिस प्रकार से हो सकता है उसकी नीति बनाई जाए, और
टीचर्स के पूरी तरह से प्रशिक्षित किया जाए। ये भी बात सामने आ रही है, लगभग 40,000 स्कूल, सरकारी स्कूल बंद किए गए। आज हालत ये है कि बच्चों को आदिवासी क्षेत्रों में अपने बच्चों को अनपढ़ रख रहे हैं, क्योंकि 4-4, 5-5 किलोमीटर जा नहीं सकते वो, जबकि हमारी नीति में थी हर किलोमीटर पर हमने स्कूल खोल दिया था। वो सारे स्कूल अब सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। देखिए, बात यह है कि इस संदर्भ में उन्होंने अपनी बात कही है और उसके बारे में उन्होंने अपना स्पष्टीकरण भी दे दिया है। बात यह नहीं है कि वो उनका बयान क्या है, बात यह है कि आखिर अनुसूचित जाति और जनजाति लोगों के अंदर ये क्यों भावना पैदा हो रही है। कहीं ना कहीं तो इसमें कमी है, हम ही लोगों में कमी हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।